हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग स्टेनोग्राफर के इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये पेपर हुआ था 13 अगस्त 2023 को। 13 अगस्त का ये कौन सा पेपर है? शिफ्ट 2 का पेपर है। मतलब इसके पहले हम लोग शिफ्ट 1 का कर चुके हैं, उसके भी पहले हम लोग 12 अगस्त के तीनों शिफ्ट कर चुके हैं। 2023 में 2 दिन पेपर हुआ था, 12 अगस्त को और 13 अगस्त को, जिसमें 12 अगस्त के तीनों सेट हम लोग लगा चुके हैं और 13 अगस्त का सेट फर्स्ट हम लोग कर दिया था 3 पार्ट में। आज शुरू करने जा रहे हैं शिफ्ट 2 का और इसका पहला पार्ट अभी करने जा रहे हैं आज, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 35 हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद पार्ट 2 में 36 से लेकर के 65 तक का और पार्ट 3 में हम लोग 66 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद स्टेनो का काम खत्म हो जाएगा। इसकी एक और शिफ्ट बचेगी इवनिंग शिफ्ट वाली, वो भी कर डालेंगे, फिर उसके बाद ये ख़त्म क्लोजअप हो जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। अच्छा, ये 2023 के पहले हम लोग 2022 का भी पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर चुके हैं, दोनों दिन का। ठीक है, स्टेनो का। तो जो लोग स्टेनो परसों कर रहे हैं वो लोग 2022 वाला भी सॉल्व कर लें, 23 वाला भी सॉल्व कर लें। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का डिस्कशन और चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको वॉइस चेंज करनी है। सीधे इन्होंने कहा चेंज द वॉइस, ये नहीं कहा एक्टिव या पैसिव। अगर एक्टिव में है तो पैसिव में बदलिए, पैसिव में है तो एक्टिव में बदलिए। ठीक है, लिखा है द न्यूली वेड कपल। वेड का मतलब क्या हुआ? अभी अभी शादी हुई है। न्यूली वेड मतलब अभी जिनकी अभी हाल ही में शादी हुई है, कपल। हैज़ बॉट अ न्यू हाउस। हैज़ बॉट ने खरीदा है, अ न्यू हाउस मतलब एक नया घर दिल्ली में। तो हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इसका मतलब इसमें क्या होगा? हैज़ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, अ न्यू हाउस पहले आ जाएगा, कपल पहले। तो सब में अ न्यू हाउस लिखा हुआ, इन दिल्ली भी लिखा हुआ है। ठीक, अब हमको देखना है कि वाज नहीं, इसकी जगह पर हमको हैज़ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो हैज़ बीन, यहाँ वाज बीइंग दिया है, नहीं होगा, हैज़ बीन है, ठीक है। वाज नहीं होगा, हैव बीन। अब देखो अ न्यू हाउस एक नया मकान है, तो अ न्यू हाउस सिंगुलर है, इसके साथ हैव नहीं हैज़ लगना चाहिए था। 3 गलत हो गए, केवल दूसरा वाला ऑप्शन है जो सही हो सकता है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ये एरर का क्वेश्चन है। अर्पित एंड बरखा वेंट फॉर जुम्बा क्लासेज दीज डेज। ठीक है, अर्पित और अर्पित और वर्षा वेंट फॉर जुम्बा क्लासेस। अब यहाँ लिखा है जुम्बा क्लासेस। ठीक है, ये कोई कोचिंग हो गया, कोई क्लासेस है। दीज डे, यहाँ आप पकड़िए ना, दीज डेज। दीज डेज का मतलब क्या हुआ? इन दिनों। अच्छा, इन दिनों तो पास्ट कैसे हो जाएगा? इन दिनों तो पास्ट कैसे हो जाएगा? मतलब ये वेंट गलत है। तो अर्पित एंड वर्षा गो फॉर जुम्बा क्लासेस। क्या होना चाहिए? गो फॉर जुम्बा क्लासेस। तो ये जो वेंट है वो गलत हो जाएगा। दीज डेज, इन दिनों, आजकल, प्रेजेंट में आना चाहिए। प्रेजेंट में आना चाहिए तो गो करोगे और वो होगा इंडेफिनिट में, क्योंकि कंटिन्यूअस और परफेक्ट में नहीं होगा वो। दीज डेज लगाने का मतलब रेगुलरिटी की बात हो रही है, रोज जाते हैं। क्लियर? तो ये दूसरा वाला आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। अंडरलाइन किया हुआ है, इसकी जगह पर आप इम्प्रूव करिए। इम्प्रूव करना ही पड़ेगा क्योंकि नो सब्स्टिट्यूशन का कोई ऑप्शन है नहीं। तो देखिए लिखा है द थीफ हु हैड बीन अक्यूज्ड फॉर द बैंक थेफ्ट वाज लेटर एक्विटेड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस। तो लैक ऑफ एविडेंस मतलब होता है सबूतों की कमी की वजह से उसको एक्विट कर दिया गया, उसको बरी कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया, जिस पर बैंक थेफ्ट का आरोप लगा था। तो जब हम आरोप लगाते हैं किसी पर तो हम क्या करते हैं? अक्यूज के साथ हम लगाते हैं ऑफ, ना कि फार लगता है। ठीक, अक्यूज के बाद क्या लगता है? ऑफ लगता है। तो हु हैड बीन अक्यूज्ड ऑफ बैंक थेफ्ट, ना कि अक्यूज्ड फॉर। तो कहाँ है? अक्यूज्ड ऑफ कहीं पर है, यहाँ अक्यूज के साथ इन लिखा है, नहीं होगा। यहाँ अक्यूजिंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? हैड बीन, हु हैड बीन अक्यूज। वो आरोप नहीं लगा था, उसके ऊपर आरोप लगा था, तो पैसिव में होना चाहिए, अक्यूजिंग नहीं होगा। अक्यूज्ड ऑफ ये वाला ठीक है, यहाँ अक्यूजिंग फॉर बिल्कुल नहीं होगा।
ठीक है ना। तो कौन सा हुआ, थर्ड वाला हुआ। चलिए आगे आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में यार। हाँ तो 4 में क्या करना है, ये खाली जगह है भरना है, लेकिन किस चीज़ से भरना है, एंटोनीम भरना है। किसका एंटोनीम, यहाँ जो दिया हुआ है ब्रैकेटेड उसका भरना है। पढ़ के देखो, द स्टूडेंट्स शुड बी, यहाँ लिखा है सिंसियर इन देयर स्टडीज, ठीक है। तो एंटोनीम नहीं साइनोनीम है जी, हमारे मुंह से एंटोनीम निकल गया था ना सर। तो सिंसियर का मतलब क्या होता है, सिंसियर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा फेथफुल। तो किसी दूसरे के लिए होते हैं तो हम फेथफुल होते हैं, लेकिन अपनी ही पढ़ाई के लिए होंगे तो अब फेथफुल नहीं। अब क्या होना चाहिए हमको यहाँ चाहिए डिवोटेड या डेडिकेटेड, ठीक, डिवोटेड या डेडिकेटेड, ऐसा कोई वर्ड। अब ये ना मिले तो इसी तरह का कोई वर्ड हमें चाहिए। सिंसियर, फैक्चुअल नहीं होना, सीरियस होना। हाँ तो ये हो गया सिंसियर का सीरियस होना। कहते नहीं कि वो पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस है, मतलब अगर पढ़ाई को लेकर सिंसियर है तो इसका मतलब वो सीरियस है, ठीक है। आगे चलिए, अब लेजिट, लेजिट का मतलब क्या होता है, इसी से बना है लेजिटिमेट, ठीक, लेजिटिमेट मतलब जायज़ होता है। तो लेजिट का मतलब क्या होता है, अप्रोप्रिएट, उचित, अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू लीगल प्रोसेस, ठीक है। तो जो सही हो, करेक्ट हो, वो होगा। लिटरल का मतलब होता है साहित्यिक, ठीक। चलिए तो ये सीरियस हो गया हमारा साइनोनिम। आगे आते हैं आपके अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में फिर देखो अंडरलाइन किया हुआ है। अब जो अंडरलाइन किया हुआ है हो सकता है इडियम हो सकता है इम्प्रूवमेंट का हो। तो देखते हैं, दैट कैन सब्सटीट्यूट मतलब क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट करना है आपको। चलिए, द लिस्ट ऑफ वेडिंग गेस्ट्स, तो जो वेडिंग गेस्ट्स मतलब बारात के जो मेहमान थे उनकी एक लिस्ट आर केप्ट देयर इन ऑन द टेबल। इन द टेबल नहीं होगा, पहली बात तो इन द टेबल नहीं होगा, ऑन द टेबल होगा। तो यहाँ हमको ऑन चाहिए, तो 3 में ऑन है, एक तो इन लगा हुआ, इसको हटा दो। तो द लिस्ट ऑफ वेडिंग गेस्ट्स, अब जरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी मुआयना कर लेते हैं। द लिस्ट ऑफ वेडिंग गेस्ट, अच्छा ये जो लिखा है आर केप्ट, तो टेबल पर क्या रखा है, मेहमान रखे हैं टेबल पर, नहीं, क्या रखी है, एक लिस्ट रखी है टेबल पर। तो आर केप्ट का सब्जेक्ट क्या है, द लिस्ट है, और द लिस्ट क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए आर की जगह क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। आर की जगह इज होगा और इन की जगह ऑन होगा। अब ढूंढो, वेडिंग गेस्ट्स इज केप्ट ऑन, ये इज लिखा है, ये ऑन लिखा है, तो पहला वाला ऑप्शन एकदम ठीक है। दूसरे में इज केप्ट लिखा तो है लेकिन यहाँ इन लिखा हुआ है। तीसरे में यहाँ आर लिखा हुआ है तो फिर होगा नहीं। अब वेडिंग गेस्ट्स केप्ट, अब पैसे भी होने चाहिए ना, तो लिस्ट्स केप्ट नहीं होगा, लिस्ट्स इज केप्ट, तो ये भी गलत हो गया। अब आपके पास एकमात्र ऑप्शन बचा हुआ है पहला वाला। चलें आगे, ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। आगे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। देखा है, द टीचर सेड द यूनिवर्सिटी विल बी क्लोज्ड टुमारो। द यूनिवर्सिटी में कोई चेंज होना नहीं है, यहाँ पे क्या हो गया, दैट विल का क्या हो जाना है, वुड हो जाना है, और टुमारो का क्या होगा, द नेक्स्ट डे या द डे आफ्टर, ऐसे कुछ लगाना है। पहले तो जिसमें जिसमें टुमारो है ये छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है द डे आफ्टर, यहाँ भी लिखा है द डे आफ्टर। अब कुछ और देख लो, विल वुड देख लो, इसमें विल का विल है, नहीं होगा। अब एक बार एक ऑप्शन बचा, ठीक है ना, हो गया कि नहीं हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका देखते हैं। 7 में क्या करना है, कुछ अंडरलाइन किया गया है, इसकी जगह पर कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकूँ तो करो। तो लिखा है कि श्रेया प्रेफर्स आइसक्रीम डैश दैन चॉकलेट। तो प्रेफर के साथ क्या लगता है बच्चा, प्रेफर के साथ लगता है टू, ना कि दैन, ठीक है। जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, इन्फीरियर, पोस्टीरियर, प्रियर और प्रेफर, प्रेफरेबल के साथ दैन नहीं, टू लगता है, तो ये रहा आपका पहला ऑप्शन, टू लगेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अब आ गया 8 नंबर पर, ये भी खाली जगह भरना है, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इंटेलिजिबल, दैट मीन्स कि हम बाउंड हैं, बाउंड है। अब ढूंढिए कि को क्या लगाना है, साइनोनिम लगाना है, किसका, जो भी यहाँ ब्रैकेटेड है उसका साइनोनिम वहाँ पर फिट करना है। चलिए, तो लिखा है कि वी आर एक्सपेक्टिंग अ डैश नरेटिव फ्रॉम द राइटर अबाउट हिज चाइल्डहुड। हम राइटर से उनके बचपन के बारे में एक ऐसा नरेटिव चाहते हैं। कैसा नरेटिव, इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल का मतलब होता है जो समझ में आए, ठीक है,
समझ में आने लायक, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हम पढ़ें तो हमें समझ में आ जाए। और किस सेंस में होना चाहिए? ये होना चाहिए इजी सेंस में, मतलब आसान हो, डिफ़िकल्ट ना हो। तो इसके लिए क्या लगा सकते हो? ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है सरल भाषा का प्रयोग, जिसको हमें समझने के लिए किसी टीचर की मदद या गाइड की मदद ना लेनी पड़े, जिसको हम पढ़ें और पढ़ते ही हमारी समझ में आ जाए, वो ल्यूसिड होता है। और रिटन नरेटिव, देखो रिटन यहाँ लगा तो सकते थे, लेकिन इंटेलिजिबल का साइनोनिम चाहिए तो ये नहीं होगा, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक नहीं होगा, डिसऑर्डरली मतलब अव्यवस्थित क्रम में नहीं, इंटेलिजिबल का मतलब जो समझ में आए। उसके लिए एकमात्र ऑप्शन है ल्यूसिड का, और कोई ऑप्शन आप नहीं लगा पाएंगे इसमें से। ठीक है, अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 पर हम। ठीक, तो ये रहा 9 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या करना है आपको? देखो यहाँ लिखा है एक्टिव वॉइस में चेंज करो, तो क्वेश्चन पैसिव में है। लिखा है द कार इज बीइंग ड्राइवन। इज बीइंग ड्राइवन का मतलब हुआ कि ये बीइंग कटेगा और ड्राइव का क्या हो जाएगा? ड्राइविंग, क्योंकि ड्राइविंग का आईएनजी बीइंग में लगा हुआ है। बाय अ यंग बॉय, अ यंग बॉय हमारा सब्जेक्ट होगा, तो अ यंग बॉय इज ड्राइविंग, यहाँ मिल गया हमको इज ड्राइविंग। हैज ड्राइवन नहीं होगा, वाज, इज का वाज नहीं होता, और ड्राइव्स भी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ड्राइव्स का इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म हो जाती, जबकि यहाँ पे बीइंग लगा हुआ है, तो पहला वाला ही ऑप्शन सूटेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। तो 10 में अरेंजमेंट आ गई बच्चा, तो ठीक है चलिए करते हैं 10 का अरेंजमेंट हम लोग। सबसे पहले तो S1 फिक्स है और S6 फिक्स है, तो हम देखते हैं S1 में कौन फिट होगा और S6 में कौन फिट होगा। अब यहाँ से शुरू करो, आ जाओ। लिखा हुआ है कि फर्डिनेंड वर्बियस्ट, तो फर्डिनेंड वर्बियस्ट कोई रहे होंगे। डिजाइन्ड द फर्स्ट वर्किंग स्टीम पावर्ड व्हीकल इन चाइना 1672 में। ठीक, ये एक डेट आई इन 1672 में। इसके बाद की डेट कौन सी आनी चाहिए? इसके बाद आ रहा है ये, फिर देखते हैं। अभी यहाँ लिखा इट वाज, ये देखो पहले लिखो लोकोमोटिव एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1865। लोकोमोटिव एक्ट का मतलब क्या होता है? रेल अधिनियम। रेल अधिनियम बनाया गया 1865 में। ये तो काफ़ी बाद में हुआ होगा, जब रेल इंजन बन जाएगा, रेल लाइनें बिछ जाएंगी, तभी तो ये नियम बनेगा। अभी इन्होंने स्टीम पावर्ड व्हीकल बनाई है शुरू में 1672 में। बी में लिखा इट वाज अराउंड 65 सेंटीमीटर लॉन्ग फॉर द चाइनीज एम्परर। ये 65 सेंटीमीटर लंबी थी, मतलब आधा मीटर से थोड़ा ज़्यादा थी, और ये चाइनीज एम्परर के लिए। चाइनीज एम्परर का मतलब क्या हुआ? ये चीन में बनी थी, तो उसी के लिए ये लगा होगा आई थिंक। और किसके लिए? पर जैसे इन्होंने कहा कि पहली स्टीम पावर्ड व्हीकल चाइना में बनी थी 1872 में, तो चाइना के एम्परर के लिए बनी होगी। तो आई थिंक कि बी, हम पहले स्टार्टिंग में बी लगा देंगे। S1 के साथ बी का कम्बिनेशन ठीक है, यहाँ पर भी चाइना है और यहाँ पर चाइनीज एम्परर है। सी में लिखा है निकोलस जोसेफ कैनाट। तो ये जो निकोलस जोसेफ कैनाट हैं, हैज़ द क्रेडिट ऑफ आर डेवलपिंग द फर्स्ट ऑटोमोबाइल इन 1769। ठीक है, तो पहला ऑटोमोबाइल इन्होंने डेवलप किया था 1769 में। चलो अच्छा, अब डी में है कि रिचर्ड ट्रेविथिक। तो रिचर्ड ट्रेविथिक जो थे, इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेटेड द फर्स्ट स्टीम पावर्ड रोड व्हीकल। इन्होंने पहला स्टीम पावर्ड रोड व्हीकल डेवलप किया। ठीक है, यहाँ पर भी स्टीम पावर्ड व्हीकल है, तो स्टीम पावर्ड ये व्हीकल है और ये रोड व्हीकल है। तो उसके तो अब 1 के पहले तो लगेगा नहीं, लगेगा 1 के बाद में ही। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि साइकोलोपोर, आई क्या लिखा है? पायरोलोपोर। पायरोलोपोर इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट इंटरनल कंबशन इंजन। तो जो इंटरनल कंबशन इंजन मतलब जिसमें दहन जो होता था ईंधन का, वो अंदर होता था, मतलब गाड़ी के इंजन के अंदर होता था, वो पहला वाला जो था उसका नाम ये था। ठीक है, अब जो इसका कम्बिनेशन बन रहा है वो कम्बिनेशन कौन होगा?
तो ये पहले तो हम सन के हिसाब से देख लेते हैं कि कौन किसके बाद आ रहा है, फिर उसके बाद करते हैं काम। तो ये आ गया। इसके बाद ये एक सन है 1769 का और एक है 1865 का। तो जाहिर सी बात है 72 पहले होगा और ये 1769 बाद में होगा और ये उसके भी बाद होगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि किसमें सी पहले है ए बाद में है। तो ऐसे देख लेते हैं, सी पहले और ए बाद में। इसमें देखो ए पहले है सी बाद में, ये गलत हो जाएगा, सी पहले ए बाद में होगा। यहाँ देखो सी पहले है ए बाद में है, लेकिन क्या हम सी से स्टार्ट कर पाएंगे? देख लेते हैं, अभी इसको कॉम्बिनेशन देखेंगे। बी वाले से लास्ट अगर हम कर देते हैं चाइनीज एम्परर के लिए तो हम गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि इसमें बी लास्ट में है, ये चाइनीज एम्परर के लिए फिट नहीं होना है। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो गया। आगे लिखा है बी सी ए डी, यहाँ सी के बाद लगा, हमारा बी पहले भी लग गया। बी हमने कहा था कि चाइनीज एम्परर के साथ में लगाओ, बी स्टार्ट कर देगा और सी के बाद में ही ए है, तो इसमें तो हमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही, ये ए से स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, किसी कीमत पर। पहले आप 1865 में तो हम शुरू में जा ही नहीं सकते, क्योंकि जब भी जाएंगे हम 1769 के बाद ही जाएंगे। अब आपके पास एक ऑप्शन ये बचा रहा है थर्ड वाला। ठीक है, तो हमने अपना सॉल्व तो कर लिया है, पर आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हम इसको पढ़ के दिखा दे रहे हैं। लिखा कि फर्डिनेंड वर्बियस्ट डिज़ाइन द फर्स्ट वर्किंग स्टीम पावर। ये स्टीम पावर इंजन है, पहला वर्किंग स्टीम पावर इंजन है। वो सड़क पर चलता था, नहीं चलता था, अच्छा सॉरी व्हीकल है, जो स्टीम पावर व्हीकल है, स्टीम की पावर से चलने वाला पहला व्हीकल चाइना में बना था। अब इसके बाद लगा दो कि ये 65 सेंटीमीटर लंबा था, जो चाइना के राजा के लिए, एम्परर के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो ये बी लग गया। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? अब ये 1865 आ रहा है और ये क्या आ रहा है 1769 आ रहा है, तो हम 1769 पहले कर लेंगे। ठीक है, तो रिचर्ड ये लिखा है कि निकोलस जोसेफ, ये इसके बाद में हम लगा देते हैं, तो बी के बाद सी लगा देते हैं। बी के बाद सी लगाएंगे तो सी के बाद तो डी लगा देंगे ना। अब ये देखो, ये फर्स्ट ऑटोमोबाइल है, उसके बाद हम क्या आएंगे, फर्स्ट स्टीम पावर्ड रोड व्हीकल की बात आ गई। ठीक है, इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया, तो हम इसके बाद डी लगा देंगे। अच्छा, डी के बाद अब आ जाएंगे हम लोकोमोटिव, ये रेल इंजन, ये रोड वाला था ना, ये रोड वाला था, रेल वाले में अब आते हैं हम लोग। तो रेल वाला इसके बाद में कर लेते हैं। इस रेल वाले के बाद फिर ये आ जाएगा इंटरनल कम्बशन इंजन वाला, तो ये हमारा थर्ड वाला सही है। ठीक, आगे बढ़ें। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 11। क्या करना है इसमें? डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो देखो क्या लिखा है, तारा आस्क्ड, यहाँ वेदर लगा, तो वेदर का मतलब यही इन्वर्टेड काम आ रहा होगा। वी वुड कम फॉर द कंपनी मीटिंग। ठीक है, तो वी लगने का मतलब हुआ कि ये तारा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, जिससे पूछा है वो लोग हैं। ठीक है, तो वो लोग हैं, तो इसका मतलब वी की जगह पर हम क्या लगाएं, यू लगाएं। अच्छा, जो वुड यहाँ लिखा हुआ है, वुड कहाँ होगा, यू के पहले जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, विल यू हो जाएगा। तो विल यू कम फॉर द कंपनी मीटिंग, तो तारा सेड, उसके बाद विल यू कम। तो यहाँ देखो विल यू केम है भैया, तो विल के साथ केम नहीं लगता है बच्चा लोग। ठीक है, यहाँ लिखा विल यू कम फॉर द कंपनी मीटिंग, ये हमको एकदम से ठीक लग रहा है। अच्छा, और यहाँ देखो विल यू कम यहाँ भी लिखा हुआ है, आप कहोगे कि ये तीसरा वाला क्यों नहीं होगा, विल यू कम फॉर द कंपनी मीटिंग। तो यहाँ आ जाओ, यहाँ पे सेट दिया हुआ है और यहाँ से दिया हुआ है, तो तारा के साथ से लगाएंगे, प्रेजेंट हो जाएगा, जबकि यहाँ आस्क्ड है तो ये फिर गलत हो गया, है कि नहीं। यहाँ तारा सेज दिया है, सेज नहीं होगा, और दूसरी बात वुड नहीं होगा। वुड के बाद अगर कम में एस लगाओगे तो भी गलत हो जाएगा, तो इसमें तो ढेर सारी गलतियाँ हैं। ठीक, अब फाइनल हुआ ना कि हमारा दूसरा वाला ही होगा। अब मान लो आप लोगों में से कोई थर्ड वाला लगा दिया हो, तो वो कैसे समझेगा कि हमारा गलत क्यों हुआ, तो हमें तो ये बताना है कि गलत क्यों हुआ है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में क्या करना है, यहाँ भी देखो अंडरलाइन किया हुआ है, तो अंडरलाइन किया है, तो अब हो सकता है इसका इम्प्रूवमेंट हो सकता है इसकी जगह कोई इडियम लगाना हो। तो यहाँ देखो लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम, तो सिचुएशन दी है, उस सिचुएशन के हिसाब से आपको इडियम ढूंढना है। ठीक है,
तो पूरा पढ़ लें भैया ज़रा, तभी मज़ा आ पाएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या आइडियम लगाना है। लिखा यू आर वेस्टिंग टाइम बाय आर्गुइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट। ठीक, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं किस लिए? खाली बहस करने के लिए आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपका कोई मतलब नहीं, बिना मतलब बहस करनी है, बस इसलिए आर्गूमेंट कर रहे हैं। एंड दैट टू जस्ट द अपोजिट, और जो आपका आर्गूमेंट है वो क्या है? जस्ट द अपोजिट ऑफ व्हाट वी कंफर्म, जो हम कंफर्म कर चुके हैं उसके ठीक उल्टा आप बहस कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, क्या आना चाहिए इसकी जगह पर आपका जो आंसर आएगा? तो जो एक मतलब जिसको सब लोग मान चुके हों, सब जिसका समर्थन कर रहे हों, उसका उल्टा अगर आप बहस करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? डेविल्स एडवोकेट, मतलब आप शैतान के वकील हो, डेविल्स एडवोकेट। क्योंकि ये होता है प्ले डेविल्स एडवोकेट, मतलब आप अगर डेविल के एडवोकेट का रोल प्ले कर रहे हैं तो दैट मीन्स जो लोग जिस पर सहमत हैं उसका अगेंस्ट जाना, मतलब आप एकदम जैसे होता है ना अगेंस्ट में डिस्कशन करेंगे तो डेविल्स एडवोकेट हो गए। और देख लो बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है कि मुद्दे पर ना आना। बीट अराउंड द बुश मतलब क्या हुआ? नॉट कम टू द पॉइंट, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं और मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं, वो होता है बीट अराउंड द बुश। और डेविल इज़ इन द डिटेल, डेविल इज़ इन द डिटेल का मतलब अगर हम शार्ट में कोई चीज़ देखते हैं, शुरू में देखते हैं तो कोई चीज़ बड़ी आसान सी लगती है, लेकिन जब उसके डिटेल में जाते हैं, जब उसको एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। देखने में लुकिंग अपीयरेंस बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल है, लेकिन उसकी डिटेल बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो जो डिटेल कॉम्प्लिकेटेड है वो क्या है? डेविल है। डेविल इन द डिटेल मतलब डिटेल में जाएंगे तो डेविल है वहाँ बैठा हुआ, मतलब डिटेल में जाने का मतलब वह कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो जाएगा। थ्रो कॉशन टू द विंड, अब देखो ये वाली बात मैंने शायद कल या परसों वाले में भी मैंने समझाई थी, कल वाले में नहीं परसों वाले में था। थ्रो कॉशन टू द विंड, ये अभी इसके जो मतलब 13 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट वाला है उसमें भी था थ्रो कॉशन टू द विंड, तो यहाँ आंसर था। अब देखो थ्रो कॉशन टू द विंड का मतलब हमने उस दिन क्या बताया था, याद करो कि सावधानी आपने हवा में उड़ा दी है, मतलब अब बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल लापरवाह हो गए हैं, बिल्कुल आप सावधानी सतर्कता नहीं बरत रहे हैं, उसको कहते हैं थ्रो कॉशन टू द विंड। फिलहाल आपका आंसर था चौथा वाला। आगे बढ़ते हैं, ऐसे रोज रोज आएगा एक एक, तो हम रिवाइज करते चलेंगे ना, रिवाइज हो जाएगा इसी बहाने से। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो फिर अंडरलाइन किया हुआ है, फिर अंडरलाइन करना है तो देखना है कि इडियम का मैटर है या सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ तो क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। तो न्यूटन फाउंड आउट कि क्या कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेक्स द एप्पल्स फॉल, जो ग्रेविटेशन फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसी की वजह से एप्पल नीचे की ओर गिरते हैं। तो अब ये बताओ कि ये कहीं पे वो मतलब कहीं कोई चीज़ रखी थी उसको पाए थे वो, या इन्होंने पता लगाया था? तो पता लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डिस्कवर करते हैं, ठीक है ना, ये डिस्कवर किया था न्यूटन ने। यहाँ लिखा है न्यूटन इन्वेंटेड दैट। अच्छा, इन्वेंटेड में क्या होता है कि इन्वेंशन में हम कोई नई चीज़ बनाते हैं, जैसे एडिसन ने बल्ब बनाया, तो वो बल्ब का अस्तित्व तो पहले नहीं था, वो उन्होंने बनाया, नई चीज़ बनाई। अच्छा, पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है, तो ग्रेविटेशन फोर्स इन्होंने इन्वेंट नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि पहले अर्थ में ग्रेविटेशन फोर्स नहीं थी और इन्होंने उसमें ग्रेविटेशन फोर्स डाली नहीं है, वो पहले से थी, इन्होंने उसका पता लगाया था, इन्होंने खोज की थी, ठीक है, आविष्कार नहीं किया था। तो इन्वेंटेड नहीं होगा, फिर क्या होगा? डिस्कवर। पहले से कोई चीज़ हो उसको हम पता लगाते हैं तो वो डिस्कवर होता है, ठीक है। और फाइंड आउट मतलब तो कि ये होता है जैसे कोई किसी क्वेश्चन का आंसर वगैरह फाइंड आउट किया जाता है ना, डिस्कवरी थोड़े है। और रजिस्टर्ड और पॉपुलराइज्ड का तो कोई लेना देना नहीं है, तो फिर दूसरा वाला होगा। आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 14 में। तो 14 में आपको एंटोनीम बताना है किसका? मॉडेस्ट का। देखो आए दिन इस पर चलता रहता है, इस पे बस बहस चलती रहती है। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? बहुत ही पोलाइट, सुशील, विनम्र होता है। तो मॉडेस्ट को क्या कह सकते हो आप? पोलाइट कह सकते हो, ये हो जाएगा। और ठीक है, मॉडेस्ट है, पोलाइट है, डाउन टू अर्थ हो जाता है, ठीक है, हम्बल हो जाता है, HUMBLE, ये साइनोनिम हो जाता है, ठीक है। तो हम्बल क्या हो गया? साइनोनिम हो गया। अपोजिट क्या होता है इसका? घमंडी हो जाएगा। तो घमंडी में क्या आता है? आप हॉटी लिख सकते हैं, HAUGSTY,
हॉटी हो सकता है, एरोगेंट हो सकता है, ये एंटोनीम हो जाएगा। सुपरसिलियस लिख दो आप, सुपरसिलियस, ये भी घमंडी होता है, ठीक है। और कह सकते हो आप ईगोटिस्ट आ गया तो ये भी घमंडी होता है, ईगोटिस्ट होता है। इम्पीरियस कर सकते हो इसको घमंडी के लिए, ठीक है, इम्पीरी, अरे बहुत हैं, तो ढूंढो इसमें से कोई मिलता है। अनप्रिटेंशियस, तो प्रिटेंशियस घमंडी होता है, ठीक है, प्रिटेंशियस घमंडी होता है। अनप्रिटेंशियस जो घमंडी ना हो तो ये तो साइनोनिम हो जाएगा। एरोगेंट देखो ये घमंडी होता है, ये ले लो। जनरस का मतलब उदार होता है, दानी टाइप का आदमी होता है जो किसी की मदद के लिए पैसे आराम से निकाल लेता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, एरोगेंट हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तो एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। वाज नॉट एनालाइज्ड, तो देखो वाज नॉट एनालाइज्ड अगर है तो इसका मतलब हुआ कि पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनी है। आप क्या करो, एक्टिव वॉइस में सीधे वर्ब की सेकेंड फॉर्म कर दो, तो सेकेंड फॉर्म सीधे लग नहीं पाएगी क्योंकि ये नॉट लगा हुआ है। तो नॉट लगा होता है तो हम सेकेंड फॉर्म नहीं करते हैं, तब क्या करते हैं, तब हम करते हैं डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड नॉट एनालाइज ढूंढो कहाँ मिलता है, ये डू नॉट है, नहीं लगेगा। डिड नॉट एनालाइज यही है, यहाँ हैड नॉट है, यहाँ हैव नॉट है, तो सेकेंड वाला हो गया, ठीक है। आ जाओ 16 नंबर में, देखें क्या है। इनडायरेक्ट है, ये देखो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। लिखा है ही सेड आई हैव फॉरगॉटन द कॉम्बिनेशन ऑफ माई सेफ, तो आई कौन हो गया, आई हो गया ही, तो यहाँ ही लगा दोगे। और हैव चूँकि यहाँ सेड है तो हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। तो ही हैड फॉरगॉटन द कॉम्बिनेशन ऑफ, माई का क्या हो गया, हिज हो जाएगा, ठीक है। तो पहले देखो ही हैड फॉरगॉटन, तो यहाँ पे बीन क्यों लगा, पैसिव वॉइस थोड़े ना बना रहे हैं, क्या हैड बीन हो जाएगा। ही सेड दैट ही हैड फॉरगॉटन, यहाँ हो गया हैज, नहीं हो सकता, हैज का हैड ही होता है बच्चा। अब यहाँ भी हैज नहीं होगा, हैज, अब कई हैज का हैज कैसे होगा, पास्ट में जाना चाहिए। ही हैड फॉरगॉटन, एक ही ऑप्शन बच रहा, ही हैड फॉरगॉटन, ठीक है ना। चलें आगे, चलिए अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में क्या है, स्लैसेस बता रहे हैं कि ये एरर का क्वेश्चन है, ठीक। तो यहाँ लिखा है कि ही इज़ फेमस अबाउट हिज रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, तो एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में वो बहुत फेमस हैं अपनी रिसर्च के लिए। तो फेमस के बाद अबाउट नहीं आता, फेमस फॉर आता है भैया ना। तो ही इज़ फेमस फॉर हिज रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, तो फेमस फॉर में कहाँ है अबाउट जी, ये अबाउट यहाँ दिया हुआ, तो पहला वाला आंसर होगा, अबाउट गलत है, वहाँ पे फॉर लगाइए, ठीक है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 18 में, देखते हैं 18 में क्या है, ये लो। तो इसमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। फिर यहाँ देखो वाज के साथ अनाउंस्ड लिखा हुआ है, तो नॉट होता तो डिड नॉट लगता, लेकिन वाज के साथ जब अनाउंस्ड होता है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, ऐसे में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो बाय देम, देम को इधर ले आ जाओ और वाज हटा के अनाउंस्ड, दे अनाउंस्ड, सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, दे अनाउंस्ड, तो दे लिखा, अनाउंस्ड लिखा। यहाँ हैव अनाउंस्ड है, यहाँ अनाउंसमेंट पहले नहीं आएगा, दे अनाउंस्ड, यहाँ लिखा दे अनाउंस्ड द विनर ऑफ द कंपटीशन, तो दे अनाउंस्ड यहाँ भी लिखा है, दे अनाउंस्ड यहाँ भी लिखा है, दे अनाउंस्ड विनर ऑफ द कंपटीशन। अब दो सही हो रहे हैं तो हमें क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखा है, द विनर लिखा हुआ है, और यहाँ क्या लिखा है, आ विनर लिखा हुआ है। अब मिल गई एक गलती हमको, और 3 गलत हो गए। अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, फोर्थ वाला, नन अदर देन दैट, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 क्या है भैया, 19 में देखो इनडायरेक्ट स्पीच में जाना है। तो ही सेड, फिर मिला हमको ही सेड, अच्छा कोई बात नहीं। ये आई है तो आई कौन हो जाएगा, ही हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, ही हैड, इतने में तो हमारा काम हो जाएगा काफ़ी, ठीक है। दैट ही हैड में यहाँ ही वाज दिया है, ही डिड नॉट दिया है, ही हैज़ दिया है, तो ही हैड यहाँ दिया। तो कहा था ना मैंने कि इतने में तो हमारा काम बन जाएगा। ही हैड कई बार इतने में ही बन जाता है, कभी कभी इसके जिससे पहले वाले में देखा आ लगा दिया, द लगा दिया, तो थोड़ा दिक्कत आ जाती, नहीं तो 2 तो काट ही लेंगे हम इतने में, ठीक है। आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 20 में। अपने क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ लिखा नो सब्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब इसको हमें देखना पड़ेगा जरा पढ़ के। हर्षा इज द टॉलेस्ट देन ऑल द अदर बॉयज इन हिज कॉलोनी, तो हर्षा, अरे सॉरी हर्षा नहीं है, तो फिर ये हर्ष होगा, क्योंकि हर्षा होता तो लड़की होती,
हर्ष लिखा हुआ है, यहाँ हिज लिखा हुआ है, तो ये हर्ष है नॉट हर्षा। ठीक है, चलिए आते हैं द टॉलेस्ट, यहाँ लिखा है द टॉलेस्ट। टॉलेस्ट इज क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ बच्चा एक तो अदर नहीं लगता, दूसरी बात दैन नहीं लगता, तो दो गलतियाँ हो गई। सुपरलेटिव के साथ क्या लगता है, टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज। ठीक है, टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज। ढूंढो कहाँ है, टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज, ये मिल गया। दैन तो लगेगा नहीं सुपरलेटिव के साथ, दैन तो लगेगा नहीं सुपरलेटिव के साथ, तो केवल दूसरा वाला ऑप्शन है जो सुटेबल है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में देखो यहाँ अंडरलाइन किया है, लेकिन एक वर्ड को अंडरलाइन किया है तो हमको जरा देखना पड़ेगा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो यहाँ लिखा है दैट कैन सब्सटीट्यूट, मतलब क्या हुआ, इसकी जगह पर हम कोई ऐसा वर्ड लगाएंगे जो यहाँ सुटेबल होगा, हो सकता है ये गलत लगा हो। तो ही लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा, हैप्पीली मैंने खुशी खुशी, बड़ा खुश हो गया उसने मुझे देखा। व्हेन आई इंटरप्टेड हिम, जब मैं उसकी बात को बीच में काट दिया। अब बताओ, किसी की बात को बीच में काट दोगे तो बड़ा खुश होकर तुम्हें देखेगा, तारीफ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, सवाल ही नहीं पता, गुस्से में देखेगा। तो इसमें क्या सब्सटीट्यूट करोगे, एंग्री। ही लुक्ड एट मी एंग्रीली व्हेन आई इंटरप्टेड हिम। सडनली देखेगा, अचानक देखेगा, सरप्राइजिंगली आश्चर्य से देखेगा, हार्डली मतलब कभी देखा ही नहीं। तो यहाँ एंग्रीली देखेगा। काम तो देखो पहले, व्हेन आई इंटरप्टेड हिम, जब आप किसी की बात को बीच में काट देंगे, क्या बहुत बदतमीजी होती है ये बात बीच में काटना। खैर, जब आप किसी की बात बीच में काटोगे तो वो आपको एंग्रीली ही देखेगा ना, गुस्से में देखेगा, नहीं तो कभी पापा की बात बीच में काट के देख लेना है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में ये देखा है इडियम लिखा हुआ है। तो ये एक सिचुएशन दी हुई है बच्चा, इस सिचुएशन के लिए कोई सुटेबल इडियम इसमें से ढूंढ के लो बताओ। अब की बार अजीब क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले सिचुएशन दे रहे हैं फिर इडियम पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, 4 इडियम टेस्ट कर रहे हैं, वैसे तो एक आता तो लग जाता। ठीक, पढ़ो अच्छा। योर फ्रेंड हैज़ ऑलरेडी टोल्ड मी, तुम्हारे फ्रेंड ने मुझे पहले ही बता दिया है, एवरीथिंग अबाउट योर सीक्रेट। ओए होए, तो मतलब दोस्त ने सीक्रेट बता दिया है, सीक्रेट खोल दिया है, तो बचा क्या है। ठीक है, आगे लिखा है सीक्रेट सरप्राइज दैट यू वर प्लानिंग फॉर द लास्ट 2 वीक्स, मतलब जो आप सीक्रेट सरप्राइज देने के लिए प्लान कर रहे थे 2 सप्ताह से, उसको आपके दोस्त ने खोल दिया है, मतलब भेद खोल दिया है। ठीक है, ऐसे भी गद्दार दोस्त होते हैं। ठीक है, तो चलो अब अगर सीक्रेट खोल दिया है तो क्या होगा, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मतलब टू डिस्क्लोज द प्लान, सीक्रेट को डिस्क्लोज कर देना, रिवील कर देना। आंसर आपका 3 वाला हो गया। ठीक है, अब और देखो, मैं यहाँ एक मज़ेदार चीज़ दिखाऊँ आपको। यहाँ लिखा है फॉर द लास्ट 2 वीक्स, पिछले 2 सप्ताह से, तो यहाँ पर वर नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था हैव बीन। देखो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई, लेकिन यहाँ ग्रामर पूछा ही नहीं जा रहा है। फार के साथ टाइम दिया होगा तो कंटिन्यूअस टेंस किसी कीमत पर हो ही नहीं सकता भैया। अब यही एरर में होता तो गलत हो जाता। चलिए, हमको क्या करना है इनकी गलती, लेकिन यही कि मौका था, हमने क्या बता दें। माई लिप्स आर सील्ड, माई लिप्स आर सील्ड का मतलब अगर आपके होंठ सिले हुए हों, सील किए हुए हों, इसका मतलब आप राज को राज रखेंगे, किसी से खोलेंगे नहीं। ठीक है, और टू कीप समथिंग अंडर योर हैट, किसी चीज़ को अपने हैट के नीचे रखना, ये दोनों का दोनों होता है कीप सीक्रेट। ठीक, आप बात को अपने तक ही रखना, किसी और से मत बताना, तो ये वही होता है लिप, मतलब सील योर लिप, या फिर कह सकते हैं कीप समथिंग अंडर योर हैट। ये दोनों तो अपोजिट में हो जाएगा। स्पिल द बीन उसका ठीक उल्टा हो गया, भेद को खोल देना। बिहाइंड क्लोज डोर्स, ओ हो, बिहाइंड क्लोज डोर्स ये भी सीक्रेट टॉक हो जाएगी। अगर दरवाजे के पीछे बातचीत हो रही है तो क्या हो गया, सीक्रेट टॉक। तो 3 के तीनों सीक्रेट टॉक, सीक्रेट थे मैटर, एक ही था थर्ड वाला जिसमें आप सीक्रेट को डिस्क्लोज कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाओ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा। इसमें आपको साइनोनिम बताना है किसका, आंगेस का। आंगेस का मतलब क्या होता है, सफरिंग कह सकते हो, कष्ट जिसको कह सकते हो, सफरिंग या पेन। ठीक है, पेन क्या पेन्स कहो, जो आने में तकलीफ, कष्ट जो उठाए वो हो गया। तो ये हो गया ना आपका पेन, कष्ट के लिए लगेगा।
रेस्ट्रेन का मतलब क्या होता है, रुकावट, बाधा आ जाएगी। गेन मतलब प्राप्त करने के लिए लगेगा। ऑब्टेन, गेन एक ही चीज़ होती है, हासिल करना। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में क्या है देखो, फिर इडियम दिया हुआ है, रीड बिटवीन द लाइन्स। तो रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रीड बिटवीन द लाइन्स? मतलब ये हुआ कि आप किसी चीज़ का गूढ़ मतलब निकाल रहे हैं, जो हिडन मीनिंग है उसकी वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो उसकी हिडन सेंस है वो पाने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट डज द राइटर मीन टू से बाय राइटिंग दोज वर्ड्स? उन वर्ड्स के पीछे उसका आशय क्या था, क्या कहना चाह रहा है। तो रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब बहुत इंटेंसिव रीडिंग होगी, बहुत कायदे से, बहुत कंसंट्रेट करके पढ़ी जाएगी। ठीक है। लुक फॉर इम्प्लाइड मीनिंग, यही तो होगा, लुक फॉर इम्प्लाइड मीनिंग, वो कहने का आशय क्या है ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ लिखा रीड टेक्स्ट इन अननोन लैंग्वेज, ये नहीं होगा। रीड अ पोएम नहीं होगा। मिस अंडरस्टैंड पैसे, ये भी नहीं होगा। मतलब होगा लुक फॉर इंटेंड मीनिंग, जो इम्प्लाइड मीनिंग है, राइटर के कहने का पर्पज क्या है, उससे निहितार्थ क्या है, वो जानने की कोशिश कर रहा है। ठीक, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में खाली जगह भरना है। आई डैश टू द होप दैट ही इज स्टिल अलाइव। ठीक है, मुझे अभी भी उम्मीद है कि वो अभी जिंदा हैं। तो क्या होगा इसमें 25 के लिए, तो अब अगर हम कहें आई टेक होप, होता नहीं है, होल्ड तो होता है, लेकिन होल्ड के साथ ये टू नहीं लग पाएगा। ठीक है ना, जब होल्ड टू द होप होगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और ग्रैब के बाद भी नहीं लगेगा। फिर बचा क्लिंग, जिसके साथ टू लगा सकते हो। ठीक, एक ही ऑप्शन है इन चारों में जिसमें टू लग सकता हो, एंड दैट इज ओनली क्लिंग। टू कैन बी यूज्ड ओनली आफ्टर क्लिंग, नन ऑफ द अदर थ्री। बाकी के तीनों में से नहीं लगा सकते, और यही क्लिंग के साथ लगेगा, तो यही ऑप्शन होगा। कौन सही किया इसमें, जो फिलर के बाद में प्रीपोजिशन दिया है उसी ने डिसाइड कर दिया कि विच ऑफ द फिलर्स आर सुटेबल। ठीक है, आगे आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 में आपको एंटोनिम बताना है किसका, कॉम्प्रिहेंसिव। अच्छा भैया, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब जानते हो? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब एक तो होता है बहुत ही जो समझ में आ जाए। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, एक इंटेलिजिबल हो जाता है, समझ में आने लायक, जिसके लिए अभी हम इंटेलिजिबल बोले थे वही है, एक समझ में आने लायक होता है। एक कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है बहुत व्यापक होता है। ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत लार्ज स्केल पर होता है। ठीक है, हाँ, एट लार्ज स्केल ऐसे कह सकते हो, जैसे किसी चीज़ का आयोजन बहुत बड़े स्तर पर होता है, ये हो गया। तो कंप्लीट तो होगा नहीं, एंटोनिम बताना है। कंप्लीट होता तो कॉम्प्रिहेंसिव का करीब साइनोनिम होता है। एग्जॉस्टिव का मतलब जो आपको निचोड़ दे, जो वो आपकी पूरी एनर्जी चूस ले, एग्जॉस्टिव है, ये भी नहीं लगेगा। थ्रू प्रीपोजिशन लगेगा, नहीं एडजेक्टिव चाहिए था। सुपरफिशियल का मतलब सतही तौर पर, जो डीप ना हो, जो बहुत व्यापक नहीं हो, जो बहुत विस्तृत ना हो। सुपरफिशियल एकदम सरफेस पर, सतही टाइप का, मामूली के लिए यूज किया। ये रहा आपका एंटोनिम जो कॉम्प्रिहेंसिव का हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, जो वर्ड्स अवेलेबल हैं उसमें वही होगा। अबाउट 27 पे, ठीक है ना। तो 27 में क्या करना है आपको, ये अंडरलाइन किया हुआ है। अंडरलाइन करना है तो इसमें देखें क्या लिखा है, दैट कैन सब्स्टिट्यूट, मतलब इसको इम्प्रूव करना है आपको, और करना ही है क्योंकि नो इम्प्रूवमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आई आस्क्ड टू माई ब्रदर, तो आस्क्ड के बाद टू नहीं लगता बच्चा ना, लोग आस्क्ड माई ब्रदर होता है। आई आस्क्ड टू माई ब्रदर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो आई आस्क्ड फॉर माई ब्रदर, टू माई ब्रदर होगा ही नहीं, एक होगा खाली, आई आस्क्ड माई ब्रदर। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 28। तो देखें 28 में क्या है बच्चा, 28 में आपको फिर से रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं, इनको भी पढ़ के देखते हैं। इसमें स्टार्टर और क्लोजिंग नहीं दिया हुआ। यहाँ लिखा है द रुपीज रिसेंट डिक्लाइन इज प्राइमरली ओइंग टू हाई क्रूड ऑयल प्राइस। जो रुपी की रिसेंट डिक्लाइन है वो किस पर, किस वजह से है, हाई क्रूड ऑयल प्राइस, आ स्ट्रॉन्ग डॉलर अब्रोड, मतलब बाहर डॉलर जो है वो स्ट्रांग है, एंड इंटरनेशनल कैपिटल आउटफ्लो हो रही है। ठीक, चलिए दूसरा लिखा है द वैल्यू ऑफ द इंडियन रुपी इन रिलेशन टू द यूएस डॉलर इज डिटरमिन्ड बाय सप्लाई एंड डिमांड।
जो इंडियन रुपी की वैल्यू होती है यूएस डॉलर के रिलेशन में, वो कैसे डिटरमिन की जाती है, दैट इज डिटरमिन्ड बाय सप्लाई एंड डिमांड। कितनी सप्लाई है, कितनी डिमांड है चीज़ों की, इस पर। इफ़ अ कंट्री इम्पोर्ट्स मोर दैन इट्स एक्सपोर्ट, अगर कोई कंट्री इंपोर्ट ज़्यादा करती है, एक्सपोर्ट कम करती है, तो डिमांड फॉर द डॉलर एक्सीड। ठीक, अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा करोगे तो अपनी करेंसी में तो करोगे नहीं, इंपोर्ट करते समय हम लोग डॉलर यूज करते हैं, तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी तो वो हाई हो जाएगा, है कि नहीं। और डोमेस्टिक करेंसी जो होती है जैसे रुपी वगैरह है, वो डिप्रिशिएट हो जाती है डॉलर के मुकाबले, उसकी वैल्यू घट जाएगी। मतलब अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो रुपी की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो जो देश हमसे खरीद रहा है हमारा सामान, वो रुपी में खरीदना चाहेगा ना, वो डॉलर में क्यों खरीदना चाहेगा, ठीक है। अब अगला लिखा है कि व्हेन द यूएस डॉलर इज इन स्ट्रांग डिमांड, जब यूएस डॉलर जो है वो स्ट्रांग डिमांड में होता है तो इंडियन रुपी फॉल्स इन वैल्यू एंड वाइस वर्सा, तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। और इसका अपोजिट भी ऐसे ही होता है। तो सबसे पहले हम क्या करें, देखो सबसे पहले हम करते ये हैं, एक तो इंडियन मतलब रुपी और डॉलर के बीच में मैटर चल रहा है, यहाँ रुपी डॉलर का मैटर चल रहा है और यहाँ भी इन रुपी डॉलर का मैटर चल रहा है और यहाँ भी रुपी डॉलर का मैटर चल रहा है। तो पहले तो हम इनको साथ में कर लेते हैं। और यहाँ जो दिया हुआ है कि अगर कोई देश मतलब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ज़्यादा, इंपोर्ट ज़्यादा करता है तो उसके देश की वैल्यू डिमांड, डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है उसके देश की। तो ये कंक्लूजन नहीं कर रहा है आपका सेंटेंस, ठीक है ना। तो ये से कर रहा है आपके सेंटेंस को करीब 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 कंक्लूड सा कर रहा है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हम लोग कर सकते हैं, इसको स्टार्ट कर सकते हैं बी से, ठीक है। बी में जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, बी में लिखा है कि द वैल्यू ऑफ द इंडियन रुपी इन रिलेशन टू यूएस डॉलर इज डिटरमिन्ड बाय सप्लाई एंड डिमांड। तो जो इंडियन रुपी की वैल्यू है यूएस डॉलर के मुकाबले सप्लाई डिमांड पर निर्धारित होती है। तो ये वो थ्योरी है, ये वो प्रिंसिपल है जिसको, ये एक प्रिंसिपल हो गया ना, जिसको प्रूफ करने के लिए, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए ये और ये ए सी और डी बी वाले प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो हम बी स्टार्टिंग में रख लेंगे। अब बी के बाद क्या करेंगे, हम बी के बाद हम लगा सकते हैं डी, ठीक। यहाँ पे बी में क्या था ना, सप्लाई डिमांड पर डिपेंड करता है। और यहाँ लिखा है व्हेन द यूएस डॉलर इज स्ट्रांग डिमांड। अब यहाँ भी डिमांड की बात किए थे, यहाँ भी डिमांड की बात कर रहे हैं और वाइस वर्सा कर रहे हैं। तो मतलब हम बी के बाद क्या कर दें, डी यूज कर दें। तो एक हो गया बी डी शुरुआत में, तो शुरुआत में बी डी एक ही में है, अगर चाहें तो यहीं पर ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। और देख लो क्लियर कर देते हैं। सी में आ जाओ। सी में इस थ्योरी को कह रहे हैं कि अगर किसी देश में वही इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली बात कर रहे हैं तो ये किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वही जो डिमांड की बात यहाँ पे आई थी, जो बी में डिमांड की बात आई थी, जो सी में डी में डिमांड की बात आई थी, वही डिमांड की बात, डिमांड और सप्लाई को सी में और कायदे से एक्सप्लेन किया इन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पे एक ए वाले में क्या दिया है, तो जो इंडिया के करेंसी में डिक्लाइन आया है वो हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से हुआ है। तो इसको हम क्या कर दें, इसको हम कर देते हैं एकदम से लास्ट में, ठीक है। तो हमारा कौन सा हुआ, थर्ड वाला हो गया। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 में क्या है, पैसिव वॉइस। हु टॉट यू इंग्लिश। तो हु का क्या बना, बाय होम, ठीक है, बाय होम। अब यू अगर पहले आता है तो वर लगेगा और इंग्लिश आती है तो वाज लगेगा, ठीक है। वर यू या वाज इंग्लिश, देखें क्या मिलता है। तो इंग्लिश टॉट होगा नहीं और हु वाज होगा नहीं, बचा दो। बाय होम वाज इंग्लिश टॉट टू यू या बाय होम वाज यू। अब यू के साथ वाज नहीं लगेगा, वर लगेगा, एक वजह से ये गलत हो गया। तो अब बचा कौन सा, सेकेंड वाला, ठीक है ना। कोई जल्दी तो नहीं, आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब ये क्वेश्चन है किसका, फिलर का है। तो क्वेश्चन फिलर का है, चलिए करते हैं, इसको फिल करते हैं।
although he is a calm person, वो जो आदमी है वो बहुत ही काम है most of the time, मतलब क्या हुआ, ये काम का मतलब शांत है, वो अक्सर शांत रहता है, वो बहुत ही शांत प्रकृति का व्यक्ति है। ओकेजनली मतलब कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ही लूजेज हिज डैश, वो लूजेज हिज क्या होता है, उसका आपा खो जाता है, तो ही लूजेज हिज टेम्पर होगा। तो क्या लगाते हो, लूज वंस टेम्पर, गुस्सा आ जाता है उसको, तो टेम्पर लगाओगे यहाँ। लूज हिज एंगर, एंजाइटी, काम नहीं होगा, लूजेज हिज टेम्पर एक फ्रेज होता है, लूज वंस टेम्पर का मतलब गुस्से में आ जाना। अब आ जाओ 31 में, तो 31 में क्या है, देखो डबल फिलर है भैया, है कि नहीं? चलो पढ़ के देखते हैं क्या लगाना है। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट न्यू रीडर्स, नए रीडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए पब्लिशर्स ऑफ स्टीफन हॉकिंस बुक, स्टीफन हॉकिंस की किताबों के जो पब्लिशर हैं, हैव आस्क्ड अ फ्यू साइंटिस्ट टू रीराइट सम ऑफ द बुक्स। तो इन्होंने दूसरे साइंटिस्ट को कहा कि इन कुछ किताबों को अब फिर से लिखो जरा, एंड डैश देम, सो इनको ऐसे नॉन साइंस रीडर के लिए आप डिज़ाइन करो कि रीडर्स कैन अंडरस्टैंड देम। मतलब अभी तक जो इन्होंने किताबें लिखी थी स्टीफन हॉकिंस ने, वो साइंस की टर्मिनोलॉजी में लिखी हैं, तो हर किसी के समझ में नहीं आती। तो इन लोगों ने कहा किताबें और बिके, इसके लिए ज़रूरी है कि वो थोड़ी नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखी जाए, ताकि जो नॉन साइंटिफिक लोग हैं, जो जनरल लोग हैं, वो भी पढ़ें तो उसको समझ जाएं। यही इन्होंने कहा। एंड डैश देम का मतलब क्या हुआ, उसको इस तरह से डिज़ाइन करो कि नॉन साइंटिफिक लोग भी उसको पढ़ सकें। तो इसके लिए क्या लगाएंगे आप, इसके लिए लगाएंगे सबसे पहले तो एक तो होगा डम्ब, ठीक है, डम देम डाउन। तो डम देम डाउन का मतलब क्या हुआ, उसके लेवल को, जो साइंटिफिक लैंग्वेज है उसको नीचे करना है। पुश देम डाउन नहीं होता, पुश देम अप होता है, पुश डाउन नहीं होगा, तो गलत हो गया। और इन नहीं करना है, ठीक है, डाउन करना है उसको, मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज से जनरल लैंग्वेज मिलाना है। तो डी तो गलत ही हो जाएगा, बीट करेंगे नहीं हम, तो डम देम डाउन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 में देखो फिर अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो मिस्टेक होगी, क्योंकि यहाँ दिया है कैन सब्स्टिट्यूट। तो इफ़ इट विल रेन टुमारो आई विल बी ऑन लीव, तो अगर कल बारिश होगी तो मैं छुट्टी पे हूँगा भैया। अब देखो मैंने एक चीज़ बताई थी कि ये जो इफ़ लगा हुआ है ये कौन सा वाला है, कंडीशनल वाला है। इफ़ का मतलब यहाँ क्या है, यदि है। और जितने भी कंडीशनल वाले होते हैं, इफ़ हो गया, अनलेस हो गया, इन केस हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, प्रोवाइडेड दैट हो गया, और तो इनके साथ में हम विल सेल नहीं लगाते हैं। और भी कुछ कंजंक्शंस होते हैं जो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, जैसे व्हेन है, व्हेन एवर है, व्हेन सो एवर है, टिल है, अनटिल है, आफ्टर है, बिफोर है, एज सून एज है, नो सूनर है। ठीक है, तो इन सब के साथ भी हम लोग विल सेल नहीं लगाते हैं। तो यहाँ इफ़ लगा हुआ है तो विल नहीं लगेगा। अच्छा, जब विल हटेगा तो इट के लिए जो रेन है वो रेन्स हो जाएगा। तो इफ़ इट रेन्स टुमारो, ठीक है, अब ढूंढो अपना ऑप्शन। इफ़ इट रेन्स, इट विल लगेगा ही नहीं, इट डज नॉट नहीं लगाना है, इट रेन्स, ये लिखा इट रेन्स। ठीक है, अच्छा इफ़ को अंडरलाइन नहीं करना चाहिए था, वो मैंने गलत कर दिया था, क्योंकि इफ़ नहीं इसमें है, इफ़ छोड़ के करना था इट रेन्स टुमारो। ठीक है, तो ये हो गया आपका इट रेन्स टुमारो। तो ठीक, ये अब बाकी सब गलत ही हो गए। तो आंसर कौन सा हुआ, 3 वाला हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 33। तो ये रहा 33। इसमें फिर देखो एरर का क्वेश्चन है, शी कैन नॉट कम फॉर लंच विद यू। ठीक, आगे लिखा है कि शी विल डू सम ट्रेनिंग इन द जिम, वो लंच के लिए नहीं आएगी। सी विल नॉट कम फॉर लंच विद यू, वो तुम्हारे साथ लंच करने के लिए आ नहीं पाएगी। सी विल डू सम ट्रेनिंग, अच्छा ट्रेनिंग के लिए जानते हो डू नहीं होगा, सी विल टेक होगा, सी विल टेक सम ट्रेनिंग, वो कुछ को कुछ ट्रेनिंग। अब इसमें ट्रेनिंग डू नहीं होती है, ट्रेनिंग करवाए तो भी नहीं, तो प्रोवाइड लग जाएगा, और ट्रेनिंग लेना है, ट्रेनिंग करनी है तो टेक, टी विल टेक सम ट्रेनिंग इन द जिम, ट्रेनिंग लेनी है उसको जिम में, तो डू वाला गलत हो गया। कहाँ है सी विल डू, ये लिखा है सी विल डू सम ट्रेनिंग, तो 3rd वाला आंसर हो गया। आगे आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 34 में। तो 34 का क्वेश्चन क्या है, एक्टिव वॉइस में आपको जाना है। लिखा है कि द केक हैड बीन बेक्ड बाय सारा, तो बाय सारा में सारा पहले आ जाएगी, तो देखो चारों में सारा ही लिखा हुआ है। हैड बीन है बेटा, तो मैंने क्या बोला था, जब हैज़ हैव हैड के साथ बीन होता है तो आप बीन हटा दो और हैज़ हैव हैड के साथ 3rd फॉर्म लगा लो, तो हमें
हैड लिखा है ना, तो हैड को हम हैड ही रखेंगे, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाना, इसमें हैज वगैरह नहीं करना है। दिस क्वेश्चन डज नॉट बिलोंग टू नरेशन, नरेशन का नहीं, एक्टिव पैसिव वॉइस का है, तो हम हैड को चेंज नहीं किया, तो विल टेक तो होगा नहीं, हैज हैड बेक्ड ठीक है, हैज़ बीन और बेक्ड नहीं होगा, हैड बेक्ड मैंने यही बोला था ना, तो सेकेंड वाला हो गया। अब हम आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 35। तो फर्स्ट पार्ट का ये पूरा हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोग कितने करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 35 तक, तो 35 तक हो गया। सेकेंड शिफ्ट का फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं, चलो कंप्लीट कर लेते हैं फिर बताते हैं। तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर सही है तो सही है, नहीं तो गलत है, तो इसकी जगह पर क्या होना चाहिए। चलिए, लिखा कि नो वुमेन वुड बी प्लीज्ड, ठीक है, तो कोई भी महिला खुश ना होती, इफ़ यू सेड, अगर आप ये कहे होते कि सी डिड नॉट नो द डिफरेंस, कि वो अंतर को नहीं जानती, इन गुड एंड बैड ड्रेसिंग, गुड और बैड ड्रेसिंग के अंतर को। भैया जब डिफरेंस दो चीज़ों में आप करते, देखो एक बात तो यह है कि डिफरेंस के लिए दो ही चीज़ें लगती हैं, ठीक है, या तो आप डिफ़र, डिफरेंस, डिफरेंट जो भी लगाना हो, डिफ़र वर्ब हो गई, इसी से डिफरेंस और डिफरेंट बनता है, तो इसी के साथ दो ही चीज़ लगती है, या तो डिफ़र के साथ फ्रॉम यूज करो, या तो क्या होता है दो चीज़ों में डिफरेंस होता है तो हम बिटवीन यूज करते हैं। जैसे हम कहें कि तुम्हारा आंसर मेरे आंसर से अलग है, तो हम कहेंगे कि योर आंसर डिफर्स फ्रॉम माई आंसर, या योर आंसर इज डिफरेंट फ्रॉम माई आंसर, ठीक है। और अगर ये कहते हैं कि दो चीज़ों में अंतर कर पाना, हम कहते हैं कि आप नमक और चीनी में अंतर नहीं कर पाएंगे, तो हम ये कहेंगे कि यू आर अनएबल टू मेक डिफरेंस बिटवीन साल्ट एंड शुगर पाउडर, ठीक है, तो बिटवीन लगाना पड़ेगा, बिटवीन साल्ट एंड शुगर, ये एंड लगा है तो इनकी जगह पर आप बिटवीन लगा दो, तो बिटवीन गुड एंड बैड, ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। आई थिंक अब तो क्लियर हो गया होगा। तो ये थे 13 अगस्त के शिफ्ट 2 के 35 क्वेश्चंस, पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब हम लोग कल करेंगे इसका पार्ट सेकेंड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के 65 तक का। तो ये जो 35 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं, जो डिस्कशन किया हमने, जो आपको सोल्यूशन दिया, जो एनालिसिस की, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमको बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो और लोगों को बताइएगा, ठीक है। तो अगर आपको दिक्कत हुई तो हमको बताइए, आपको अच्छा लगा तो और लोगों को बताइए, बस यही तो मैं कह रहा हूँ ना। चलिए ठीक है, तो ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ठंड बहुत पड़ रही है, आप लोग अपने आप को खूब बचा के रखिए, अच्छा हेल्दी खाना खाइए, और कान वान बांध के बाहर निकलिएगा, ये बहुत भयानक ठंड है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल वाले सेशन में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।